कुछ लोग इतिहास पढ़ते हैं, कुछ लोग इतिहास बनाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी जवानी, अपनी खुशियाँ, अपना पूरा जीवन देश के नाम कर देते हैं। ये कहानी है उस नौजवान की जिसकी आंखों में आज़ाद भारत का सपना था, जिसकी कलम भी क्रांति लिखती थी और जिसकी बंदूक भी गुलामी के खिलाफ दरजती थी। ये कहानी है शहीद आज़म भगत सिंह की। ब्रिटिश शासन के खिलाफ बढ़ती क्रांतिकारी गतिविधियों के बीच भगत सिंह ने ये तय किया कि वे अपनी पढ़ाई भी जारी रखेंगे और देश सेवा भी करेंगे। इसी उद्देश्य से उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया। इस कॉलेज की स्थापना महान देशभक्त लाला लाजपत राय ने की थी। ये कॉलेज केवल शिक्षा का केंद्र नहीं था, बल्कि क्रांतिकारी गतिविधियों का गढ़ बन चुका था। यही भगत सिंह की मुलाकात भगवती चरण, सुखदेव और कई अन्य क्रांतिकारियों से हुई। इन युवाओं के दिलों में आज़ादी की वही आग जल रही थी जो भगत सिंह के भीतर धधक रही थी। लेकिन इसी बीच उनका परिवार चाहता था कि अब भगत सिंह का विवाह कर दिया जाए। पर उस युवक के जीवन का केवल एक ही लक्ष्य था, भारत माता को ब्रिटिश शासन की गुलामी से मुक्त कराना। विवाह और पारिवारिक दबाव से बचने के लिए भगत सिंह घर छोड़कर कानपुर चले गए। घर से निकलते समय उन्होंने अपने पिता के लिए एक पत्र छोड़ा। उस पत्र में लिखा था, मेरा जीवन देश की आज़ादी के सबसे महान उद्देश्य के लिए समर्पित है, इसलिए अब कोई आराम या सांसारिक इच्छा मुझे आकर्षित नहीं कर सकती। कानपुर पहुंचकर उनकी मुलाकात महान देशभक्त और पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी से हुई। भगत सिंह विद्यार्थी जी के अखबार प्रताप के कार्यालय में काम करने लगे। ये अखबार राष्ट्रवादी विचारों और क्रांतिकारी साहित्य का केंद्र था। यही काम करते हुए भगत सिंह ने क्रांति का पहला बड़ा सबक सीखा। क्रांतिकारी अक्सर अपने नाम बदल लिया करते थे ताकि ब्रिटिश सरकार उन्हें आसानी से पहचान न सके। धीरे धीरे भगत सिंह उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारियों द्वारा गठित हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन के सदस्य बन गए। अब वे खुलकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ गतिविधियों में शामिल होने लगे। ब्रिटिश सरकार इस संस्था के सदस्यों को आतंकवादी कहती थी, लेकिन इन युवा क्रांतिकारियों का मानना था कि अन्यायी और दमनकारी ब्रिटिश शासन को केवल संघर्ष और हिंसक प्रतिरोध के जरिए ही हटाया जा सकता है। वे ब्रिटिश संस्थाओं का विरोध करते, बम और बंदूकों का इस्तेमाल करते और अवसर मिलने पर सरकारी खजानों को भी लूट लेते, ताकि क्रांति की लड़ाई को आगे बढ़ाया जा सके। क्रांति का संदेश फैलाने के लिए भगत सिंह और उनके साथियों ने लाहौर के दशहरा समारोह में पर्चे बांटे। इसी दौरान लाहौर में बम विस्फोट भी हुआ। इस घटना को दशहरा बम कांड कहा गया। इस मामले में शामिल होने के आरोप में भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें बुरी तरह प्रताड़ित किया। वे अन्य क्रांतिकारियों के नाम और उनके ठिकाने जानना चाहते थे, लेकिन भगत सिंह चट्टान की तरह अडिग रहे। उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला। लगातार यातनाओं के बावजूद उन्होंने अपने साथियों के बारे में एक शब्द तक नहीं कहा। आखिरकार गिरफ्तारी के लगभग 5 सप्ताह बाद उन्हें 60,000 रुपए की जमानत पर रिहा कर दिया गया। एक दिन उनके घर से संदेश आया कि उनकी दादी की तबीयत बहुत खराब है। भगत सिंह ने अपने साथियों से कहा कि उन्हें घर लौटना पड़ेगा। उनके पिता ने उन्हें भरोसा दिलाया कि अब उन पर विवाह का दबाव नहीं डाला जाएगा। लेकिन भगत सिंह जैसे व्यक्ति घर पर शांत बैठने वालों में से नहीं थे। अपने गांव में रहते हुए भी उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियां जारी रखीं। उन्होंने कीर्ति किसान पार्टी के सदस्यों से संपर्क स्थापित किया और उनकी पत्रिका कीर्ति में नियमित रूप से लेख लिखने लगे। अपने लेखों के जरिए भगत सिंह पंजाब में क्रांति का संदेश फैलाने लगे। इसी दौरान सिख जाट नाम के एक छोटे समूह ने ब्रिटिश शासन के विरोध में विद्रोह छेड़ दिया। इस विद्रोह को कुचलने के लिए इलाके के जिला कलेक्टर दिलबाग सिंह ने आदेश जारी किया कि गांव वाले इन लोगों को न अनाज दे और न ही पानी। भगत सिंह के पिता ने उन्हें इस मामले से दूर रहने को कहा, लेकिन रात के अंधेरे में
भगत सिंह चुपके से उन विद्रोहियों के लिए अनाज और पानी की व्यवस्था करने लगे। जब जिला कलेक्टर को इस बात का पता चला तो वो गुस्से से भर उठा। उसने कहा, भगत सिंह बच्चा हो सकता है, लेकिन उसका दिमाग बिल्कुल बच्चों जैसा नहीं है। इस घटना की जानकारी तुरंत ब्रिटिश सरकार को दी गई और भगत सिंह की गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया गया। इसके बाद भगत सिंह फिर से लाहौर पहुंच गए। लाहौर में उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर नौजवान भारत सभा का गठन किया। यह संगठन हर वर्ग और हर धर्म के युवाओं को जोड़ने वाला क्रांतिकारी मंच था। भगत सिंह और उनके साथी राजनीतिक जागरूकता फैलाने के लिए उर्दू, पंजाबी और अंग्रेजी भाषाओं में गुप्त पर्चे बांटते थे। उस समय ऐसी गतिविधियां ब्रिटिश शासन में प्रतिबंधित थी और इन्हें गंभीर अपराध माना जाता था। लेकिन भगत सिंह और उनके साथी डरना नहीं जानते थे। उन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों की याद में शहीद दिवस मनाया, जिन्हें 1927 के काकोरी ट्रेन डकैती मामले में फांसी दी गई थी। यह केवल श्रद्धांजलि नहीं थी, यह आने वाली क्रांति की चेतावनी थी। सितंबर 1928 में भगत सिंह दिल्ली में आयोजित क्रांतिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक में शामिल हुए। यही उनकी मुलाकात महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद से हुई। दोनों की सोच एक जैसी थी, दोनों का लक्ष्य एक था, भारत की पूर्ण आज़ादी। इसके बाद दोनों ने मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ का गठन किया। अब क्रांति की आग और भी तेज हो चुकी थी। एक साधारण युवक जिसने अपनी जवानी देश के नाम कर दी, जिसने आराम छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, यहाँ तक कि अपने जीवन की परवाह भी छोड़ दी। भगत सिंह केवल एक नाम नहीं थे, वे एक विचार थे, एक ऐसी क्रांति जो आज भी हर भारतीय के दिल में जिंदा है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा देश प्रेम शब्दों से नहीं, बल्कि त्याग, साहस और बलिदान से साबित होता है। और शायद यही कारण है कि जब भी भारत की आज़ादी की बात होगी, इतिहास सबसे ऊंची आवाज में एक ही नाम पुकारेगा, शहीद ए आज़म भगत सिंह।